अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड या उसकी एरर टर्म या एरर एनालिसिस करनी है। पिछले लेक्चर में हमने इसका जो प्रूफ था वो किया था और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की थी, फार्मूला ड्राइव किया था उसका हमने। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड और एरर एनालिसिस, ये उसी पैटर्न पे जिस पे हमने न्यूटन रैप्सन मेथड के एरर टर्म, एरर एनालिसिस या फिर उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस किया था। सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या होता है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f of xn इंटू xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव नहीं आएगा, f of xn माइनस f of xn माइनस 1। अब xn प्लस 1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, an प्लस en प्लस 1, यानी हमारे पास xn प्लस 1 जो हमारे पास आंसर होता है वो ये होता है कि एग्जैक्ट आंसर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि वो a के इक्वल है। अप्रॉक्सीमेट जो आंसर है वो xn है एक टर्म पे xn माइनस 1, एक पे है हमारे पास xn और एक टर्म पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो xn प्लस 1 है। क्योंकि सेकेंड मेथड के लिए हमारे पास दो पहले वाले सोल्यूशन चाहिए होते हैं, दो हमारे पास स्टार्टिंग सोल्यूशन होते हैं, तभी हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जा सकते हैं। उसमें हमारे पास xn और xn माइनस 1 होता है, तभी हम xn प्लस 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये एक हमारे पास a जो है वो एग्जैक्ट आंसर है, xn माइनस 1 और xn जो होता है वो हमारे पास स्टार्टिंग टू सोल्यूशन होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट आइट्रेशन करके xn प्लस 1 फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट आंसर में डिफरेंस होता है, तो ये हमारे पास डिफरेंस क्या आता है, xn माइनस 1 माइनस a, xn माइनस a, xn प्लस 1 माइनस a। ये इसका एरर आ जाएगा हमारे पास en माइनस 1, इसका एरर आ जाएगा हमारे पास en और इससे एरर हमारे पास आ जाएगा en प्लस 1। तो जो माइनस a किया है वो हमने वो माइनस a को हम दूसरी तरफ ले जाके सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर xn वाली टर्म का ही देखें तो हमारे पास एरर कैसे आ जाएगा, xn अप्रॉक्सीमेट आंसर में से हम एग्जैक्ट आंसर को माइनस कर दें तो हमारे पास उसी टर्म का एरर आ जाएगा, xn माइनस a जो है en के इक्वल आ जाएगा। ये एरर एट nth टर्म पे आ जाएगा, हमारे पास en आ जाएगा। सेम इसी तरह en माइनस 1 और en प्लस 1 के लिए हम निकालेंगे, ये a उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1 के लिए a प्लस en प्लस 1 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास xn के लिए a प्लस en आ जाएगा। xn माइनस यहाँ पे सॉरी माइनस 1 था, माइनस 1 के लिए a माइनस en आ जाएगा। xn के लिए a प्लस en आ जाएगा और xn के लिए n प्लस 1 के लिए a प्लस en प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस ही है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, इसको करेक्ट ये माइनस आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है उनको हमने पुट कर देना ऊपर, जो हमारे पास सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला है। xn प्लस 1 की जगह हमने xn प्लस 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, xn की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और xn माइनस 1 की जगह उसकी वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर देनी है इस फंक्शन में। फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्म बन जाएगी a प्लस en प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस en माइनस en माइनस 1 इंटू f ऑफ a प्लस en डिवाइड बाई f ऑफ a प्लस en माइनस f ऑफ a प्लस en माइनस 1। ये हमारे पास बन गया। अब जैसे हमने न्यूटन रैप्सन के प्रूफ में किया था, हम इसमें टेलर जो सीरीज है ये आपके पास बन जाएगी f ऑफ a प्लस h और यहाँ पे भी आप f ऑफ a प्लस h बन गई और ये भी हमारे पास f ऑफ a प्लस h बन गई। यहाँ पर h e n है, यहाँ पर भी h e n है और यहाँ पे h e n माइनस 1 है। बस ये हमारे पास डिफरेंस है, बाकी सारी जो है वो टेलर सीरीज वाली फॉर्म ही खुलेगी। टेलर सीरीज होती है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डेरिवेटिव ऑफ a प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f प्लस h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f। इस तरह से करते हैं हमारे पास सीरीज खुल जाएगी। ये en माइनस 1 ये आपके पास a लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा en प्लस 1 इज इक्वल टू en माइनस 1 इंटू, अगर इसको हम खोलेंगे तो f ऑफ a प्लस h की जगह en फर्स्ट डेरिवेटिव है
1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। en स्क्वायर यानी h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होता है, तो ये h स्क्वायर और ये 2 फैक्टोरियल आ गया और सेकंड डेरिवेटिव आ गया। हमने यहीं तक फाइंड आउट करना है। इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच जो है यहाँ पर भी en है, सेम वैसे ही खुलेगी जैसे ऊपर आपके पास ओपन हुई है। माइनस में बाकी सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, यहाँ पे h की जगह en माइनस 1 होगा। एफ ऑफ ए प्लस एच फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ए। अब क्योंकि हमारे पास जो ये जो सोल्यूशन है, ये जो हमारे पास मेथड्स हैं सॉल्व करने के, वो नॉन लीनियर इक्वेशन का, और उसका हमने जनरल फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 डिफाइन किया है। अगर आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दोगे तो आपके पास एफ ऑफ ए होगा, एफ ऑफ बी होगा, एफ ऑफ सी, कुछ भी पुट कर दो आपके पास जो आंसर उसका 0 के ही इक्वल आएगा। तो उसी को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए भी जो है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में है। तो हमारे पास यहाँ एफ ऑफ ए 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए की जगह, इन तीनों में ए की जगह इक्वल टू 0 पुट कर देना। अब हमारे पास फॉर्म से ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब ऊपर देखें तो आपके पास क्या है, en माइनस 1 इंटू एफ ऑफ ए ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये टर्म बच जाएगी। नीचे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स बच जाएंगे और यहाँ से भी हमारे पास 2 टर्म्स बच जाएंगे। अगर आप देखें ये दोनों टर्म्स जो है वो माइनस हो रही हैं। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें भी है, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इंटू en माइनस 1, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन गए। en माइनस कॉमन निकालिए इन दोनों टर्म्स में से। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 1/2 en स्क्वायर इसमें भी है और 1/2 en माइनस 1 मतलब 1/2 सेकेंड डेरिवेटिव इसमें भी है और 1/2 सेकेंड डेरिवेटिव इसमें भी है। en स्क्वायर इधर से निकल जाएगा और en माइनस 1 स्क्वायर इधर से कॉमन निकल आएगा। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद अगर आप देखें en माइनस 1 यहाँ है, en माइनस 1 यहाँ पे भी en माइनस 1 है और यहाँ पे en स्क्वायर माइनस माइनस 1 स्क्वायर है। तो एक दफ़ा इसको हम प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। माइनस वाले को कॉमन निकालेंगे क्योंकि माइनस वाली टर्म इसमें भी आ जाएगी और इसमें से भी आ जाएगी। तो en प्लस en माइनस 1 en माइनस 1 ये आएगी। तो माइनस वाली टर्म्स को हमने कॉमन निकाल लेना इन दोनों टर्म्स में से और वो ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी हमारे पास ये ऊपर बच जाएगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद ये वाला पार्ट बच जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से नेगेटिव वाला निकल के कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ पॉजिटिव वाला बच गया। 1/2 en प्लस en माइनस 1 सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको जिस तरह हमने न्यूटन रैप्सन में ले गए थे, इस टर्म को हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम एफ ऑफ ए पहले कॉमन निकालेंगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ ए। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 en प्लस en माइनस 1 एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ सिंगल डेरिवेटिव नहीं है तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई वाला हमारे पास यहाँ कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि कॉमन वो डिनोमिनेटर से निकाला है हमने, तो वो नीचे रहेगा, वो ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे रहेगा। बाकी जो हमारे पास यहाँ से 1 रह गया था और यहाँ पे 1/2 en प्लस en माइनस 1 इंटू एफ सेकेंड डेरिवेटिव डिवाइड बाई एफ फर्स्ट डेरिवेटिव वो रह जाएगा कॉमन निकलने के बाद। फिर हम उसको ऊपर ले जाके माइनस इन्वर्स ले लेंगे और इन्वर्स में हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स इन्वर्स जो है 1 प्लस न्यूटन रैप्सन के प्रूफ में एक्स इन्वर्स जो है वो 1 माइनस एक्स के इक्वल लेंगे। बाकी हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन बनती है, उसमें हमारे पास 1 प्लस एन एक्स बनती है ना, तो n जो है वो माइनस 1 है, तो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी 1, दूसरी टर्म आ जाएगी माइनस एन एक्स की वजह से n माइनस एक्स आ जाएगी और आगे वाली टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, जो भी आगे वाली जो भी टर्म्स है। तो अब हमारे पास x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है 1 और ये x जो था ये पूरी ये वाली टर्म थी जो कॉमन निकलने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। नेगेटिव साइन के बाद हमने क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो हमने मल्टीप्लाई में वो सारी टर्म्स छोड़ देनी है जिसमें en स्क्वायर आ रहा है, हमने सिर्फ en और en माइनस 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर तक हमने लेनी है। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ en बचेगा यहाँ पे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो आपके पास क्या बचेगा, en।
यहाँ पे बच गया en, इसको इन दोनों टर्म्स को हमने प्रोडक्ट कर लिया। अब इस en को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, en प्लस en और माइनस en, वो टर्म खत्म हो गई। सेकंड हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो en स्क्वायर वाली टर्म आएगी उसको हम यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करें वो en स्क्वायर हमारे पास रहेगा। तो en स्क्वायर वाली टर्म्स हमने नहीं लेनी, तो इस वाली टर्म को जो है हमने निगलेक्ट कर दी है। अब हमारे पास बाकी इस en को हमने इन दोनों के साथ करना है, क्योंकि ये en ये वाली जो टर्म है इससे 1 से भी मल्टीप्लाई होकर en स्क्वायर वाली टर्म आएगी और इससे मल्टीप्लाई होकर भी en स्क्वायर वाली टर्म आएगी। तो इसको तो हमने यूज़ ही नहीं करना, हमने सिर्फ इस en को यूज़ करना है, क्योंकि ये जब हम f डेरिवेटिव इसमें डिवाइड करेंगे तो f डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा। अब ये en को हमने इन तीनों टर्म से अलग अलग करना है। अब यहाँ पे en को हम 1 से करेंगे तो en आ गया था, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया था पहले। अब en को हम इस वाले पार्ट से अगर इस 1/2 en से करेंगे तो हमारे पास दोबारा से en स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने उसको भी नहीं लेना, वो भी निगलेक्ट कर देंगे। अब हम करेंगे इस en को 1/2 en माइनस 1 f डबल डेरिवेटिव ऑफ f सिंगल डेरिवेटिव है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 en यहाँ से en आ जाएगा, यहाँ से en माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से डबल डेरिवेटिव और नीचे वाला सिंगल डेरिवेटिव। अब en यानी एरर वाली टर्म्स को छोड़ के बाकी सबको हमने k के इक्वल पुट कर देना है। k के इक्वल पुट करने से हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा एक en प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू en माइनस 1, यानी इस k को अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन में चेंज करना है तो हमें इक्वल और k को हटा के प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन लगाना पड़ेगा। द रिलेशन टू शोज दैट ईच एरर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस टू एरर, यानी इस मेथड में हमारे पास जो होता है नेक्स्ट जो एरर होता है वो हमारे पास पिछले दो एरर्स के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है, यानी उनका जो प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास नेक्स्ट एरर कितना बड़ा या कितना छोटा आएगा। जो हमारे पास न्यूटन-रैप्सन मेथड था उसमें हमारे पास क्या था, जो नेक्स्ट एरर होता है नेक्स्ट टर्म का वो पिछले वाले टर्म के एरर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्योंकि दो टर्म्स यूज हुई हैं न्यूटन-रैप्सन में, एक हमारे पास वैल्यू होती है और उससे हम नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दो चाहिए, x0 और x1 होती है तभी x2 निकलती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरर होता है वो पिछले दो एरर्स की टर्म के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। Remarks, it is interesting to compare this result with obtained from the Newton-Raphson method formula, namely en plus 1 proportional to en square. This comparison is evident that Newton-Raphson method is superior to that of secant method, since it involves the evaluation of derivative at each stage. Therefore, the secant method is attractive alternative to the standard Newton-Raphson method। कि वो यही कह रहे हैं कि न्यूटन-रैप्सन मेथड में हमारे पास सुपीरियर है क्योंकि वो हमें जल्दी बेटर आंसर, एरर जल्दी कम कर देता है और एग्जैक्ट आंसर के ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा स्पीडली आ जाता है, यानी कम आइटरेशन में हमारे पास ज़्यादा बेटर आंसर आ जाता है। लेकिन जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है उसका ये प्रॉब्लम है कि उसमें हमें हर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्यूटेशनली भी हमारे पास कॉस्टली मेथड हो जाता है और उसको फाइंड आउट करना भी, डेरिवेटिव अगर फंक्शन थोड़ा मुश्किल है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए सेकंड मेथड एक ऑल्टरनेटिव, अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव है न्यूटन-रैप्सन मेथड का। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्सी मेथड भी हम उसको कहते हैं, इसके दोनों नेम्स हैं। द मेथड विच इज द ओल्डेस्ट वन टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0 हैज क्लोज रिजेम्बलेंस विद सेकंड मेथड। इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो सेकंड मेथड से है। टू फाइंड आउट द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0 वी कंसीडर sufficiently small interval xl xr in which root lies। जैसे हम सेकंड मेथड में दो आंसर्स लेके चलते हैं, बाइसेक्शन मेथड में भी हम दो आंसर्स लेके चलते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हम एक इंटरवल लेके चलेंगे जिसके दरमियान हमारी रूट लाई करेगी। उस इंटरवल में हम कह देते हैं स्मॉल वाला जो x है वो, यानी x0 जो हम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास xl है, और जो कैपिटल वाला बड़ा वाला x0 है वो हमारे पास xr आ जाता है। सिंस द रूट लाइज इन द इंटरवल, क्योंकि हमारी रूट इस इंटरवल के बीच में लाई करती है, द कर्व मस्ट क्रॉस एक्स एक्सिस बिटवीन xl एंड xr। जिन दो पॉइंट के दरमियान रूट लाई करती है, जो रूट लाई का मतलब क्या करता है वो एक्स एक्सिस को कट करता है ग्राफ, मतलब वहाँ पे। तो अगर xl और xr के दरमियान रूट लाई करती है तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, अब ये हमारे पास xl और xr के पॉइंट के दरमियान जो है वो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को ज़रूर कट करेगी। ये इसने कर्व ने एक्स एक्सिस को कट किया हुआ बिटवीन कर्व xn एंड xr, एंड हेंस y इज इक्वल टू f of x1 डॉट f of x2 लेस देन 0। यानी उन दोनों पॉइंट्स पर, यानी हम जो xl और xr ले रहे हैं इसको x1 या x2 कहते हैं, उन दोनों पॉइंट पर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो भी तो अगर वो x एक्सिस को कट करके नीचे जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा पॉजिटिव
और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास एक एक्स का पॉइंट जो है वो पॉजिटिव आएगा और एक एक्स का जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी वाई को वाई ग्राफ फंक्शन कट कर रहा है ना, ये वाई जो है वो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पर नीचे आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, और एक पॉइंट पर पॉजिटिव में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शनल वैल्यू एक पॉइंट पर पॉजिटिव और एक पॉइंट पर नेगेटिव होगी, क्योंकि एक पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वहाँ वाई पॉजिटिव या फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जहाँ एक्स एक्सिस से नीचे है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो दोनों का प्रोडक्ट होगा एक प्लस एक माइनस, दोनों का आंसर जो है इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी इस मेथड में हमारे पास ये होना चाहिए कि एक हमारे पास पॉजिटिव रूट और एक हमारे पास नेगेटिव रूट होना चाहिए, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था। Regular Falsy method based on the replacing the part of the curve between the points and taking the point of the intersection of the chord with the x-axis as approximation to the root. Now consider the equation of the chord joining the points xl y1 xr y2. अब वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जो जिस पार्ट पे हमारे पास ब्रेक होता है, जहाँ पे वो कट करी होती है, उस पार्ट से हम क्या करते हैं, नया इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में करते हैं, हम देखते हैं कि हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, हमारे पास x1 होता है, x2 होता है, x1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x2 पे फाइंड आउट करते हैं, एक पर हमारे पास पॉजिटिव आती है, एक पर नेगेटिव आती है। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट को चेक करते हैं, जहाँ यहाँ उस कटिंग वाले पॉइंट को, वहाँ हम मिड पॉइंट को चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। पॉजिटिव आती है तो पिछली वाली पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं, नेगेटिव आती है तो पिछली वाली नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं। यहाँ हमने मिड पॉइंट की बजाय रेगुलर फॉल्सी वाले फॉर्मूले से वो पॉइंट कैलकुलेट करके उससे रिप्लेसमेंट करनी, हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना, बाकी मेथड वही फॉलो होगा। नाउ कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट xl y1 xr y2, क्योंकि यहाँ पे हम दो जो कॉर्ड जो है लाइन जो कट करी है सेकंड लाइन, वो दो पार्ट्स पे ज्वाइन करेगी ना, एक xl y1 और एक जो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है वो सर्कल या कर्व को एक पॉइंट पे टच करी होती है, जो सेकंड लाइन होती है वो 2 पॉइंट्स पे टच करी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास उसी सेकंड, क्योंकि हम ये चेक करें लाइन वाला, तो वो क्या करिए, लाइन कर्व्स को 2 पॉइंट्स पे टच करिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं, एक्स वाला क्या है xl और xr, और y पॉइंट्स निकल रहे हैं y1 और y2। अब जो हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1, x2 हमारे पास क्या है xr है, और x1 जो है वो हमारे पास xl है। तो अब अगर ऊपर x2 माइनस x1 होता है तो नीचे y2 माइनस y1 होता है, नीचे x2 माइनस x1 होता है। x2 की जगह हम xr लिख देंगे और x1 की जगह xl लिख देंगे, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट होता है वो सेम यही होता है, x माइनस y1 की जगह y माइनस y1 की जगह x माइनस x1 होता है, तो x माइनस x1 जो है वो xl है। The point of intersection of A with x axis is bounded by putting y is equal to 0। जहाँ पर कर्व x एक्सिस को कट कर रही है वहाँ पर y जो होता है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो हमने क्या करना है, वो पॉइंट ही हम नया हमारे पास पॉइंट है ना, जो xi जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम वही पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं जिस पर वो कर्व जो है वो x एक्सिस को कट करिए। x एक्सिस पे y जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो हम इस इक्वेशन में y को इक्वल टू 0 रख देंगे। ये जाके उधर प्रोडक्ट हो जाएगा y माइनस y से, माइनस y1 रह जाएगा, ये वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला y1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y2 वाला डिवाइड हो जाएगा, तो ये उलट हो जाएगा। अब ये xl जो है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इस x को हम xi कह देंगे, या x1 नहीं xi आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा xi y1 हमारे पास फंक्शन की, क्योंकि हम xl जो है वो x1 यानी पहले वाला पॉइंट को हम xl कंसीडर कर लेते हैं इसमें, और दूसरे वाले पॉइंट को xr। तो ये हमारे पास f ऑफ x1 जो है, ये f ऑफ xl जो है वो हमारे पास y1 है, और f ऑफ xr जो है वो f ऑफ x2 है, और वो y2 के इक्वल है। अब xi वाला फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से रिप्लेस हो गया, यानी हमने y1 की जगह f ऑफ xl पुट करना है और y2 की जगह f ऑफ xr पुट करना है। ये पुट करने से हमारे पास पूरा फॉर्मूला जो है xl और xr वाली फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारे पास नई अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। मेथड हमने वो सारा वही फॉलो करना है जो हम बाइसेक्शन में फॉलो करते रहे। बाइसेक्शन में हमने जो निकाला था वो x3 निकाला था और वो मिड पॉइंट निकाला था। यहाँ हमने xi निकालना है और इन पॉइंट से निकालना है। वहाँ हमारे पास होते थे x1 x2 और मिड पॉइंट हम x3 निकाल लेते थे। यहाँ पे हमारे पास xl है, xr है, और जो xi है वो मिड पॉइंट की बजाय इस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर लेना है। बाकी हमने वही प्रोसेस करना है कि हमने तीनों के फंक्शन वैल्यूज देखे हैं, जो अगर हमारे पास इससे जो xi से जो हमारे पास आ रहा है उसको फंक्शन में पुट करना है,
अगर वो नेगेटिव है तो उसको पिछले वाले नेगेटिव से रिप्लेस करना है, पॉजिटिव हो तो पिछले वाले पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। वी शैल नाउ डिटरमिन विच ऑफ द टू सब इंटरवल्स XL लेस देन X लेस देन I, यानी हमने चेक करना है जो XI हमारे पास आ गया और एक हमारे पास, यानी हमने इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एक हमारे पास बन गया XL से XI तक और एक XI से XR, जैसे हम मिड पॉइंट में करते हैं। ये मिड पॉइंट नहीं होगा, ये कोई और पॉइंट होगा, लेकिन बाइसेक्शन मेथड में भी हम ऐसे ही करते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल ब्रेक कर लेते थे। अब इस पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू, अगर नेगेटिव थी तो उसको पिछले वाले में से दोनों में से जो भी नेगेटिव था उससे रिप्लेस कर देते हैं, अगर पॉजिटिव था पिछले वाले दोनों में से जो भी होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। और हम f(x_i) की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे तब तक कि हमारे पास f(x_i) की वैल्यू जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। और एप्सिलॉन का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁴, यानी हमारे पास जो एरर है वो 0.001 के जो फंक्शनल वैल्यू है xi पर, जो हम नई वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे, अगर वो 0.001 से छोटी आ जाती हैं या उसके उससे लेस आ जाती हैं तो वहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे और अपने मेथड से जो आंसर निकलेगा हम वो कहेंगे कि यही हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर है। अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में f(x) दिया हुआ है यूजिंग द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन टू फाइंड अ रियल रूट। अब हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। पहले तो हमारे पास XL और XR नहीं है, वो हम टेबुलेशन ऑफ रूट से ही फाइंड आउट करेंगे। हम फंक्शन में x की जगह वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास जब तक कि हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हम कैलकुलेट करेंगे। और जहाँ पर हमारे पास 2 अल्टरनेट साइन आ गए, यानी एक जगह पॉजिटिव या नेगेटिव आ गए, वो हमारे पास इंटरवल होगा जहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है उस इंटरवल के दरमियान। यहाँ पे XL जो है 0 और 0 पर आपके पास एक जगह पर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी और एक पर आपके पास पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव हो जाएगी जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे। तो आपने ये 0 और 1 इंटरवल लेना, छोटे वाले को XL कह देंगे, बड़े वाली वैल्यू को XR कह देंगे। जैसे छोटी वाली को हम X0 या X1 कहते थे और बड़ी वाली को X2 कहते थे। एंड एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास 0.0001 है। द आइटरेटिव स्कीम हैव पुटिंग द वैल्यूज इन वन, देन चेकिंग फॉर XR एंड XL फॉर फाउंड XI एंड correspondingly find f(x_i) we get, यानी उन्होंने पूरा टेबल नहीं बना के दिखाया, बस आपको XI और f(x_i) की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपने मेथड वही फॉलो करना है जो आपने बाइसेक्शन में फॉलो किया था। आपने टेबल बनाना है, आपने X1 की जगह XL लिखना है, X2 की जगह XR लिखना है, X3 की जगह XI लिखना है और XI जो होगा वो फॉर्मूला जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इससे कैलकुलेट करते जाना। मिड पॉइंट की जगह आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कैलकुलेट करते जाना। फिर आपके पास आ जाएगा f(x_l), f(x_r), f(x_i). अब आपके पास XL का आंसर आ जाएगा f(x_l), XR से आ जाएगा f(x_r) और XI जो आप कैलकुलेट करोगे उससे आपके पास आ जाएगा f(x_i). अब आपने f(x_i) का साइन चेक करना है, जैसे हम वहाँ पे f(3) का चेक करते थे। अगर वो नेगेटिव है तो R या L में से फंक्शन की जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी आपने उससे रिप्लेस कर देना है। अगर वो पॉजिटिव है तो R और L में की फंक्शन वैल्यू में से जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है आपने उसको रिप्लेस करते जाना है। ये स्टेप हमारे पास कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि हमारे पास आंसर जो है वो +0.001 या -0.003 टाइम्स 0.1 के इक्वल नहीं आ जाता या उससे लेस नहीं आ जाता। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 0.0004 है, 4 तो 0.1 से बड़ा है ना, तो एक और आइट्रेशन करके उसको 5th आइट्रेशन में यहाँ पे जाके स्टॉप कर दिया। और इसका आंसर जो था, आंसर जो होते हैं वो हमारे पास x के आंसर्स होते हैं, f(x) वाले आंसर्स नहीं होते। तो XI हमारे पास आ गया 0.443613, ये रूट थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि एप्सिलॉन जो है वो 0.001 के इक्वल आ जाता है। पीछे में पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हमने जो हमारे पास एप्सिलॉन गिवन था वही हमने फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ 0 मिसिंग है, आपने यहाँ पे एक और 0 इंटर कर देना, यहाँ पे एक और 0 आएगा। ये आपके पास 0.0001 आएगा। अब आपने f(x
1 पर वैल्यू फाइंड आउट की, 3 पर 2 पर वैल्यू फाइंड आउट की, 1 पर नेगेटिव और 2 पर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हमारी जो रूट है वो 1 और 2 के दरमियान लाई करती है। एक्स एल जो था वो 1 ले लिया, एक्स आर जो था वो 2 ले लिया। एक्स आई जो है वो हमारे पास रेगुलर पॉलिसी के फॉर्मूले से निकलेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स एल चाहिए, एक्स आर चाहिए, एफ ऑफ एक्स एल चाहिए, एफ ऑफ एक्स आर चाहिए। एक्स एल को अगर आप इसमें पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स एल आ जाएगा, एक्स आर को इसमें पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स आर आ जाएगा। उससे आपके पास एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स एल अभी तक के लिए ये है, एफ ऑफ एक्स एल यानी एक्स एल की वैल्यू 1 थी, तो एफ ऑफ एक्स एल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आर आ जाएगा, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स आई आ जाएगा। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आई जो था वो नेगेटिव आया, और नेगेटिव पहले कौन सा था, एफ ऑफ 1 पर यानी एल पर नेगेटिव था, तो हमने क्या करना है, इस आई वाली वैल्यू को एक्स एल से रिप्लेस करना है, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव को आपस में रिप्लेस करना है। नेक्स्ट पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव कहाँ पे था, नेक्स्ट जहाँ पॉजिटिव था, अब उससे हमने चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते जाएंगे। जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे, जब तक कि हमारे पास आंसर प्लस 0.001 या माइनस 0.001 से लेस नहीं आता था या उसके इक्वल नहीं आता था, तब तक हमने ये आइट्रेशंस करती जानी है। तो हमारे पास 4 आइट्रेशंस के बाद डिजायर्ड एक्यूरेसी आ गई। तो हमारे पास एक्स आई जो था वो किसके इक्वल था, 1.73218, यही हमारे पास आंसर है। अब बेशक स्क्वायर रूट 3, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, तो आप चाहो तो स्क्वायर रूट 3 के अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, नहीं तो फिर ये आंसर भी काफ़ी है। आपने लिख दिया 1.732183 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है इसके रिमार्क्स। The net effect of this method is that convergence of exact root is not as rapid as in the case of Newton-Raphson method, but the advantage is that the calculation of derivative is no longer exists. जो सबसे फास्टेस्ट मेथड है कन्वर्ज करने का वो न्यूटन रैप्सन मेथड ही है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आंसर देता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है या साइड इफेक्ट या उसका डिसएडवांटेज है, सॉरी, वो हमारे पास क्या है कि उसमें हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है, और अगर फंक्शन डिफिकल्ट होता है तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि ये स्लो है, लेकिन डेरिवेटिव कैलकुलेशन से आपको नहीं करनी पड़ती। द एरर एनालिसिस कैन बी डिस्कस इन द केस ऑफ सेकंड मेथड। जैसी सेकंड मेथड की एरर एनालिसिस है, इसकी भी एरर एनालिसिस वैसे ही डिस्कस हो सकती है। मतलब वही जो पिछले 2 एरर्स का आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वही इसका प्रोपोर्शनल होता है नेक्स्ट टर्म के एरर के। द सेकंड मेथड कन्वर्जेस सब्सटेंशियली फास्टर टू द ट्रू वैल्यू देन द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फॉल्स पोजीशन वाला मेथड है ये सेकंड मेथड से स्लो है। सेकंड मेथड ज़्यादा कन्वर्ज करता है, ज़्यादा जल्दी आपको बेटर आंसर देता है। सिंस वी एक्सपेक्ट एफ ऑफ एक्स टू बी ईदर कन्वेक्स और कनकेव नियर द रूट, देन कन्वर्जेंस ऑफ द मेथड विल बी स्लो इन जनरल। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन ग्राफ बनता है वो कन्वेक्स या इस तरह की शेप बनती है, जो हमारे पास ये इस टाइप की शेप बनती है या इस टाइप की शेप बनती है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो मेथड होता है वो स्लो होता है इन जनरल। तो अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े हैं उनमें सबसे जो फास्ट मेथड है वो हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड है। बस उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हमारे पास डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करने पड़ते। उससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड है। रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमारे पास भी फॉर्मूला आ जाता है, उसमें भी डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करने पड़ता है, लेकिन वो स्लो है। तो सबसे फास्टेस्ट न्यूटन रैप्सन मेथड है, सेकंड पे सेकंड है, थर्ड पे हमारे पास रेगुलर फॉल्सी, फिर और बाइसेक्शन मेथड आ जाते हैं, वो स्लोअर है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास मेथड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हमने सॉल्व करने हैं।